गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट मैं ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न एज के करंट अफेयर्स जो कि जुलाई मंथ की है। तो हमारे यहाँ पे दो टॉपिक कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो दोनों टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे आई बटन पे भी पुट कर दूंगी जिससे कि आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। ओके, यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो। सारे मंथ की आप लोग को यहाँ पे डिस्कशन मिल जाएगी। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इकॉनमी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले टोटल यहाँ पे 10 आर्टिकल है। काफ़ी शानदार आर्टिकल है। सारे आर्टिकल्स जो है ना आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस बार की रिपोर्ट आ चुकी है जो कि मोस्ट कहते हैं कि अवेटेड रिपोर्ट होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिससे कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग में मल्टीपल वेज से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 का आ चुका है, इसको डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। साथ ही यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन रेलवे में बात की जा रही है कि रेलवे में यहाँ पे आपका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम, यानी कि जो डिस्कॉम कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आई थिंक कि ये 3 आर्टिकल ही बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, लेकिन अगर टाइम मिला तो हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ भी बढ़ेंगे और इसके बारे में भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो ऐसा नहीं होता है कि मैं यहाँ पे आपके लिए अलग से क्वेश्चन बनाऊँ, क्योंकि जो जो भी टॉपिक हम लोग ने इंटरनेशनल रिलेशन में भी डिस्कस किया था वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप लोग को ये बताना है कि कौन से ऐसी एग्रीमेंट थी जिसके थ्रू जो है यहाँ पे चाबार जाहेदान रेलवे लाइन बनाने की बात की गई थी। और साथ ही आपको ये बताना है कि जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान और इंडिया के बीच में, तो इंडिया के द्वारा क्या क्या कमिट किया गया था कि चाबार पोर्ट बनाने के साथ साथ वो और क्या क्या यहाँ पे हमारे द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता। बट आप लोग को पता है कि जैसे कि ईरान के द्वारा जो है एक स्टेप लिया गया जो कि ये रेलवे लाइन जो है बनाया जा रहा है, बट इंडिया के इंक्लूजन के बिना। तब कि ये कमिटमेंट किया गया था इंडिया के द्वारा कि ये रेलवे लाइन इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पे बाहर रखा गया। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। चाहबार जो है ऑलवेज न्यूज़ में रहता है, इससे क्वेश्चंस भी पूछा गया है, फेवरेट टॉपिक हो चुका है, मेंस में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आई होप कि अभी भी आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार आप लोग को न्यूज़ में देखने को मिलता है, एकदम स्ट्रैटेजिक लोकेशन में ये है ना, इसलिए। चलिए आइए आज हम लोग इकोनॉमिकल लेसन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछिए उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप लोग की रिविजन भी हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्रीवियस लेसन को ज़रूर देख लिया कीजिए। तो बात करते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो इंडेक्स है ना, ये हर साल आपका आता है, एनुअली आता है। लेकिन किसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, दिस इज़ वन ऑफ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो यूएनडीपी एंड ओपीएचआई के द्वारा जो है इसको आपका रिलीज़ किया जाता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देख लेते हैं कि एक्चुअली ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है क्या। तो ये एक इकोनॉमिक आपका रिसर्च सेंटर है जो कि ऑक्सफोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसका एम ये है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करना है और एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लेकर आना है, जिसके थ्रू जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी गरीबी कहने का मतलब जो कि हर एक तरीके से गरीबी है। ऐसा गरीबी है जो कि आपको अच्छा ना हेल्थ मिल पा रहा है, ना आप एजुकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं, ना आपको जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ना आपको यहाँ पे खाना मिल पा रहा है, ना रोटी कपड़ा मकान मिल पा रहा है। तो हर एक तरीके से आपको गरीबी देखने को मिलेगा। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने का काम जो है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा किया जाता है। ये जो काम करते हैं ये यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पॉवर्टी मेजरमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि और ज़्यादा स्केल में जो है ना पॉवर्टी को यहाँ पे मेज़र किया जाता है। कि जैसे अभी देखते हैं कि एजुकेशन लेवल पे कितना पॉवर्टी है कि बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल की फ़ीस नहीं वो भर पा रहे हैं। हेल्थ लेवल पे देखें कि वो यहाँ पे अगर उनको किसी भी तरीके की डिजीज़ है तो वो उसका चेकअप नहीं करा पा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, मेडिसिन परचेज नहीं कर पा रहे। तो डिफरेंट यहाँ पे और भी ज़्यादा जो है ना एरिया में जाकर यहाँ पे मेज़र किया जाता है पॉवर्टी के एंगल को। साथ ही जो डेटा है पॉवर्टी का, जैसे मान लीजिए कि 2018 में जो है एजुकेशन के अगर यहाँ पे डेटा की बात करें तो बहुत ही पुअर था। 2019 की बात करें तो ये उससे थोड़ा बेटर हुआ है, 2020 की बात करें तो इससे ये और ज़्यादा बेटर हुआ है। तो यहाँ पे एक ही काम किया जाता है कि जो डेटा है पॉवर्टी का उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम किया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, साथ ही पॉलिसी को इम्पैक्ट भी किया जाता है।
और इस इनिशिएटिव का अगर हम लोग यहाँ पे काम देखें तो ये काम जो है अमर्त्य सेन की जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसी के बेसिस पे किया जाता है और उन सारे अप्रोच को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आज के डेट में क्या करता है ना कि अंदर के अंदर जाकर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले सिर्फ यही पूछ लिया जाता था कि ये इंडेक्स आपका किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, बट अब देखने को मिला है कि इस तरीके के इनिशिएटिव के बारे में भी यहाँ पे जो आपके रिपोर्ट्स जो डेवलप करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जैसे कि आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस है जिसके बेसिस में यहाँ पे पॉवर्टी को मेजर किया जा रहा है। साथ ही साथ इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी यानी कि कितना एवरेज डिप्रिवेशन स्कोर है पुअर पीपल का, उसमें से आप लोग देखोगे कि प्रोपोर्शन कितना पुअर लोगों का है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसिटिव देखा जाता है कि दोनों कंपोनेंट में चेंजेस कितना आया है, यानी कि जो लोग हैं यानी कि टोटल कितने लोग हैं पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग कितने हैं, और उसमें आप लोग देखोगे कि कितना यहाँ पे जो है बुरा से बुरा स्कोर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गरीबी वाले लोगों के बीच में। तो ओवरऑल आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि गरीबी को मापा जाता है वो भी हर एक लेवल पे। तो एमपीआई की अगर बात करें तो यहाँ पे जो देखा जाता है वो 0 से 1 तक में यहाँ पे मेज़र किया जाता है और हाई वैल्यूज़ देखने को मिलेगा, यानी कि हाई वैल्यूज़ 1 है तो इट मीन्स कि हायर यहाँ पे पॉवर्टी है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तो हर एक पर्सन को यहाँ पे देखा जाता है डिप्रिवेशन, जो कि 10 इंडिकेटर्स होते हैं और 3 इक्वल वेटेड डायमेंशंस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि 10 यहाँ पे आपके जो है इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन 3 यहाँ पे आपका इक्वल होता है। जैसे कि 3 कौन कौन से यहाँ पे डायमेंशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बेसिकली ये 3 इंडिकेटर्स है, बस इसके अंदर भी जाकर देख लेते हैं। जैसे हेल्थ में यहाँ पे न्यूट्रिशन चेक करते हैं, चाइल्ड मोर्टालिटी चेक करते हैं। न्यूट्रिशन देखते हैं कि बच्चों में जो है ना न्यूट्रिशन की मात्रा कम है कि ज़्यादा है। चाइल्ड मोर्टालिटी देखते हैं यानी कि जो जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने बच्चे जो है ना उनकी डेथ हो जाती है, तो ये भी देखने को मिल रहा है। एजुकेशन में और जाकर अंदर देखते हैं कि ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि बच्चे कितने सालों तक और कितने क्लास तक, कितने स्टैंडर्ड तक वो यहाँ पे स्कूलिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्कूल का अटेंडेंस कैसा है। मान लीजिए कि एक क्लास है, सेकंड स्टैंडर्ड है, उसमें टोटल बच्चे 30 है, इनरोल तो 30 हुए हैं, लेकिन क्या स्कूल आ पा रहे हैं, सिर्फ 12 बच्चे आए हैं या फिर 10 बच्चे आए हैं या फिर 25 बच्चे भी आए। तो स्कूल के अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि स्कूल में नाम लिखा लेना, इनरोल हो जाना और स्कूल जाना, ये दोनों दो बातें होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आप लोग जांचते हो, कैसे देखते हो कि इस इंसान का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत हाई है। अब उसके ऊपर अब कोई भी इंसान के ऊपर जो ब्रांडेड कपड़ा अगर लगा है तो उससे आप लोग मेज़र करते हो, या फिर उसके पास अपनी खुद की व्हीकल है उससे आप लोग मेज़र करते हो। तो ये तो हमारा जनरल परसेप्शन है ना, लेकिन यहाँ पे जो इस इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहने का मतलब है कि कुकिंग फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, सैनिटेशन साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पीने वाली पानी है वो अवेलेबल है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अवेलेबल है कि नहीं, हाउसिंग यानी कि पक्का हाउस है कि नहीं है, असेट की बात करें कि उनके पास उनका कितना प्रॉपर्टी है। इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे देखा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है मेज़र किया जाता है। तो ये सारी यहाँ पे इंडिकेटर्स है, ठीक है, इसी में देखा जाता है। साथ ही आप यहाँ पे देखोगे कि ग्लोबल अगर एमपीआई की बात करें तो पीपल्स को यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर देखा जाता है, हर एक तरीके से पुअर देखा जाता है। अगर ये 1/3 और मोर देन 1 यहाँ पे जो 10 इंडिकेटर्स है उसमें से अगर आप देखोगे कि अगर वो ज़्यादा डिप्राइव्ड है, यानी कि टोटल 10 इंडिकेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे 11 हो गया, लेकिन इसी सब में समझिए कि 1 2 मिलाकर यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि अगर 10 में से 3 से ज़्यादा यहाँ पे या फिर अगर वो यहाँ पे इंडिकेटर्स में पुअर है तो उनको मल्टी डायमेंशनल पुअर कहा जाता है। हर एक इंडिकेटर जो है वो इक्वली वेटेड है और विद इन इट्स डायमेंशन। सो जो हेल्थ है और एजुकेशन इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे 1/6 इसको एक एक आपको वेटेज दिया गया 1/6। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि लेवल में और जो पॉवर्टी के कंपोजिशन में वो देखने को मिलता है, जिससे कि कुछ डेटा यहाँ पे दिया जाता है कि कैसे पॉवर्टी है और कहाँ पॉवर्टी है, ये सारी चीज़ें पता चलता है, ठीक है। की हाईलाइट्स देख लेते कि इस बार क्या पता चला है यहाँ पे इस तरीके के इंडेक्स में। तो 2020 जो अपडेट किया गया है ग्लोबल एमपीआई, इसमें 107 कंट्रीज़ को कवर किया गया है। 5.9 बिलियन पीपल्स जो है वो डेवलपिंग रीजन में है। अगर हम लोग 107 डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें आपके 1.3 बिलियन पीपल्स यानी कि 22% लोग ऐसे हैं जो कि आज की डेट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। इसमें से अगर हम लोग बात करें तो 82% लोग ऐसे हैं जो कि डिप्राइव्ड है, यानी कि एटलीस्ट 5 इंडिकेटर्स पे आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो कैटेगरी है वो पुअर में आ चुकी है।
हाफ ऑफ द अगर मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल की बात करें, यानी कि टोटल यहाँ पे 1.3 बिलियन में से आपका कितना हाफ हो गया, तो 644 मिलियन लोग जो है, यानी कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे 18 एज से कम है, और हर एक 3 बच्चे में से एक बच्चे जो है ना वो पुअर देखने को मिलेंगे। और 107 अगर मिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल्स की बात करें तो उनकी एज यहाँ पे 60 या फिर इससे ज़्यादा है, तो पर्टिकुलरली वो इंपॉर्टेंटली फिगर हो जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे कोविड-19 के पैंडेमिक में। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है वो सबसे ज़्यादा भारी किस पे पड़ा, तो ओल्ड एज पीपल पे पड़ रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे आप देखोगे कि 50 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको ऑलरेडी कोई ना कोई डिजीज़ जो है अटैक करके रखा है। अब कहा जाता है कि जिनको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिजीज़ है, चाहे आपके शुगर हो या फिर कैंसर पेशेंट हो या फिर कोई भी और तरीके का डिजीज़ आपको हो रखा है, तो उन लोगों को कोविड-19 से बहुत ज़्यादा जो है डर है। और जितनी भी आप डेथ रेट देखोगे या फिर जितने लोगों की यहाँ पे डेथ देखोगे, वो वही लोग हैं जिनको ऑलरेडी वो किसी और डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है वो अपने आप को सेफ नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 107 मिलियन मल्टी डायमेंशनल में आप देखोगे कि पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वो 60 ईयर्स या फिर इससे भी ज़्यादा थे, जो कि इस कोविड-19 के पैंडेमिक में जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगर 84% मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल की बात करें तो वो कहाँ रह रहे, सबसे ज़्यादा आपको जो है सब सहारन अफ्रीका वाला रीजन देखने को मिलेगा, साथ ही साउथ एशिया वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, फिर उसके बाद साउथ एशिया में है। अगर हर एक डेवलपिंग रीजन में हम लोग देखें तो जो लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर है वो यहाँ पे हायर देखने को मिलेगा रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण वाले क्षेत्र में जो है ना गरीबी ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू अर्बन एरिया में। 84.2% की बात करें तो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं जो कि यहाँ पे रूरल एरिया में रह रहे हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि इन्वायरमेंटल शॉक भी देखने को मिल रहा है। 65 कंट्रीज़ की बात करें तो उनके द्वारा यहाँ पे जो ग्लोबल एमपीआई वैल्यू है उसको कम किया गया है, वो भी यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट चेंजेस कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो भी पॉवर्टी यहाँ पे मेज़र किया जा रहा है 2 ईयर्स में, और इसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ़ ईयर्स जिसमें कि सर्वे किया जा रहा है। जैसे कि आप मान लो कि 2018 में जो सर्वे किया गया था उसमें आप लोग को यहाँ पे वैल्यू देखा गया होगा कि कितना पॉवर्टी का वैल्यू है। फिर 2019 में आपका यहाँ पे सर्वे किया गया, उसका वैल्यू देखा जाएगा। 2020 में यहाँ पे सर्वे किया, उसका वैल्यू देखा जाएगा। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई ना कोई एरिया, और जो 65 कंट्रीज़ है वो यहाँ पे हर एक एरिया में, यानी कि 3 जो मेजर यहाँ पे आपका इंडिकेटर्स है उसमें अपनी रैंक को वो सुधार पाए हैं। लार्जेस्ट रिडक्शन अगर हम लोग देखें कि सबसे बड़ा रिडक्शन जो हुआ है वो इंडिया में हुआ था, जहाँ पे 273 मिलियन पीपल्स जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए थे, वो भी 2006 से लेकर 16 के बीच में। एक डिकेड में जो है ना बहुत भारी मात्रा में लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके थे, और साथ ही साथ 37.7 करोड़ लोग जो है वो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे थे। ये आपका रिपोर्ट कब का है, 2018 का है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहने का मतलब है कि टोटल यहाँ पे 17 गोल्स है जिसका टारगेट है 2015 से लेकर 2030 तक अचीव करना। तो इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है इसका यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी देखते जाएंगे। इनका यहाँ पे बेनिफिट यही है कि किसी एक भी इंसान को यहाँ पे पीछे रहने नहीं देना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, वो भी गरीबी के ऊपर, और डिफरेंट ग्रुप को यहाँ पे देखा जाता है, और डिफरेंट जगह पे भी, रूरल एरिया में भी देखने को मिलता है, अर्बन एरिया में भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल को भी देखने को मिलता है। जैसे बच्चों में अलग देखा जाता है, इतने ग्रुप में अलग देखा जाता है, कास्ट वाइज अलग देखा जाता है, तो एक ओल्ड एज पर्सन को अलग देखा जाता है। तो इसका मतलब ही यही है कि एमपीआई जो यहाँ पे आपका देखा जाता है, इस तरीके से रिपोर्ट पब्लिश होता है, उसका कहने का मतलब है कि कोई भी इंसान जो है पीछे ना रहे। साथ ही यहाँ पे टाइम टू टाइम एनुअली बेसिस पे यहाँ पे प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जाता है। इसमें आपका ट्रैक किया जाता है और कंपेयर किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, वो भी ओवर द टाइम, यानी कि लास्ट ईयर कैसा था, अब कैसा था, इस तरीके से आपका कंपेयर किया जाता है। इंटीग्रेट किया जाता है, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी है इसके अंदर। अगर हम लोग देखें तो इसको सीनियर पॉलिसी मेकर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो जितने भी पॉलिसीज़ है उसको कोऑर्डिनेट कर पाते, समझ पाते चीज़ों को, और साथ ही इससे इनके पॉलिसीज़ में जो पुअर लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रैक हो पाता है। यूनिवर्सल रेलिवेंस अगर हम लोग देखें, यानी कि नेशनल और जो रीजनल यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कंटेक्स्ट में और पॉलिसी प्रायोरिटीज़ में होते हैं। इनमें जो है ना मॉडरेट या फिर एक्यूट पॉवर्टी को यहाँ पे एड्रेस किया जाता है, और कुछ यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल और वैल्यूज़ और डेफिनेशंस भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बेनिफिट है, यानी कि एक भी लोग यहाँ पे बाहर नहीं होंगे, टाइम टू टाइम आपका यहाँ पे प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी है, और भी जो पॉलिसी लाते हैं उसमें देखने को इस इंडेक्स से ये सहारा
पता मिलता है कि सहायता मिलता है कि यहाँ पे गरीबी कितनी है हमारे कंट्री में। तो गरीबी कितनी है अगर ये पता चल गया, डेटा पता चल गया, तो और भी जो यहाँ पे आप देखो कि पीडीएस सिस्टम में जो पॉलिसी है उसकी, उसमें मदद मिल जाएगा। पीएम किसान है, जैसे फार्मर्स है, कौन यहाँ पे आपके कितने फार्मर्स हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कितने हैं, तो उनको यहाँ पे पीएम किसान योजना के तहत जो है उनको 6,000 रुपीज़ दिया जाएगा डीबीटी के थ्रू। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे पता चलेगा कि बीपीएल में कितनी विमेन है, तो उनको यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर गैस दिया जाता है उज्ज्वला योजना के थ्रू। तो और भी पॉलिसीज़ में जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। ठीक है, आइए इनबॉक्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है कि हाउ इज़ एमपीआई बेटर देन अदर मॉडल्स, यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये दूसरे मॉडल से कैसे बेटर है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट यही है कि पॉवर्टी को मापने के लिए ना यहाँ पे डेली बेसिस में उसका यहाँ पे लोगों की वेजेस नहीं देखी जा रही है, यहाँ पे पॉवर्टी मापने के लिए हर एक तरीके का यहाँ पे इंडिकेटर है। टोटल 10 इंडिकेटर है, मेजर 3 इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि हर एक तरीके से देखा जा रहा है कि लोग कैसे पुअर है कि नहीं है। ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस किया गया था, जो कि पहले हमारा 2009 में इस्तेमाल होता था। लेकिन पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स था, यानी कि लोगों के पास देखा जाता था कि उनके पास रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं, इसी बेसिस में उनको गरीब कहा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, और भी यहाँ पे ब्रॉड एस्पेक्ट पे देखा जाता है। सेकंड यहाँ पे कि बेटर कंपैरिजन होता है। अगर यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगा। कंपोजिशन है जो कि डिफरेंट रीजन में हो, एथनिक ग्रुप में हो, दूसरे पॉपुलेशन में हो, तो इन सबको जो है एक साथ लाकर कंपेयर करने में आसानी होती है। साथ ही कॉम्प्लीमेंट भी होता है। इनकम बेस्ड जो पॉवर्टी मेजर्स है इसमें भी आपका हेल्प होता है। इनकम पॉवर्टी डेटा जो है वो डिफरेंट सर्विस से निकल कर आता है, और ये सारे सर्विस जो है ना अपने ऑफन आप देखोगे कि वो इन्फॉर्मेशन हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में वो अच्छे तरीके से नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी पीपल्स यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के ऊपर है वो, लेकिन वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर यहाँ पे दिखा दिया जाता है, बट एक्चुअली वो होते नहीं है। ग्राउंड लेवल पर आप जाके देखोगे तो वो बिलो पॉवर्टी ही लाइन के होते हैं। तो क्या होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर उनको काउंट नहीं किया गया जो एक्चुअली गरीब है, और सरकार जो है मेनली यहाँ पे फोकस करती है हमारे यहाँ के पॉवर्टी लोगों के लिए, पुअर पीपल्स के लिए, तो क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे गरीब है लेकिन उनको गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया गया, तो सरकार के द्वारा जो स्कीम लाया जाता है, बेनिफिट्स लाया जाता है, वो यहाँ पे इन सारे बेनिफिशरीज को नहीं मिल पाता है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एनपीआई और कोविड-19 की यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात करते हैं। कोविड-19 आप देखोगे कि दो इंडिकेटर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है। सबसे पहला न्यूट्रिशन, और दूसरा है कि चिल्ड्रन स्कूल अटेंडेंस। आपको पता है कि जब से कोविड-19 की यहाँ पे आउटब्रेक हुई है हर एक कंट्री में, इंडिया में तो मार्च से स्कूल बंद ही है, और तो स्कूल की अटेंडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि कोई बच्चे स्कूल जा नहीं रहे तो फिर अटेंडेंस कैसे देखा जाएगा। और न्यूट्रिशन की भी अगर बात करें, क्योंकि आप लोग को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे मिड डे मील चलाया जाता था। मिड डे मील में क्या होता था कि बच्चियाँ वहाँ पर जाते थे, बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते थे, और दोपहर का उनको एक टाइम का खाना मिलता था। खाना भी उनको ऐसा मिलता था कि सारे तरीके के न्यूट्रिशंस का वहाँ पर ध्यान रखा जाता था। तो इसलिए यहाँ पे मिड डे मील में जो है ना वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्कूल बंद है तो मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। लोगों के पास गरीबी आ चुका है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि लोग जो है खाने के लिए अपने खाने को जुगाड़ नहीं कर पा रहे, पैसे की कमी हो चुकी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, वो पैसे अर्न नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपना जो है दिनचर्या नहीं चला पा रहे हैं। वो बेसिकली जो है 3 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, और मिड डे मील के कारण जो है बच्चे बच्चियाँ जो स्कूल जाकर खाना खाते थे उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 के कारण इस एमपीआई इंडेक्स में, तो वो 2 इंडिकेटर में हुआ है। एक आपका न्यूट्रिशन में हुआ है, और दूसरा जो है बच्चों के स्कूल अटेंडेंस में हुआ है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को टैकल करने में, तो वो आज की डेट में रिस्क में दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के कारण साथ ही यहाँ पे नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और वो कैसे, तो क्योंकि रेगुलर जो इम्यूनाइजेशन है उसमें कमी देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिसरप्शन है, फिजिकल डिस्टेंस मेजर करना है, पेरेंटल कंसर्न है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण कोविड-19 के टाइम में जो है ना इम्यूनाइजेशन यानी कि जो टीकाकरण और जो वैक्सीन वगैरह दिया जाता था बच्चों को या फिर महिलाओं को, तो वो सारा चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आज के डेट में थोड़ा रिस्क कहा गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहीं ना कहीं रिस्क यहाँ पे निकल सकता है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है सबसे पहला कि लेस सेंसिटिव है, यानी कि आप लोग देखोगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पुअर पीपल को हर एक तरीके से देखा जाता है। तो हाउस होल्ड जो है ना वो यहाँ पे डिप्राइव्ड होना चाहिए एटलीस्ट 6 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स में, और इन 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इंडिकेटर्स है, और 1 हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर में। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे एमपीआई जो है ये रिक्वायरमेंट ये शो करता है कि एमपीआई जो है वो लेस सेंसिटिव है, यानी कि माइनर यहाँ पे इनएक्यूरेट देखने को मिलता है।
क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि अभी हम लोग देखे कि कैसे पता चलता है कि कोई भी यहाँ पे जो लोग हैं वो पॉवर्टी में आते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी उनको जो है घोषित किया जाता है। तो डिक्लेयर ये किया जाता है कि अगर वो 3 इंडिकेटर में, यानी कि टोटल 10 में से अगर 3 इंडिकेटर में वो पीछे है, तो उनको यहाँ पे जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उनको इस तरीके से पुअर कहा जाता है। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 6 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स में जो है उनको डिप्राइव दिखना चाहिए। 3 स्टैंडर्ड जो है वो लिविंग इंडिकेटर्स का, और 1 हेल्थ और एजुकेशन जो इंडिकेटर है उन सब में जो है अगर वो डिप्राइव दिखते हैं तभी उनको जो है हम लोग को पुअर कहना चाहिए। अनेबल है, यानी कि जो इनइक्वालिटी को कैप्चर करने में ये अनेबल है। इनइक्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। स्कूल अटेंडेंस बस वो देखते हैं, तो स्कूल अटेंडेंस में भी उनको जो है थोड़ा जेंडर फ्रेंडली होना चाहिए कि बॉयज़ कितने स्कूल जा रहे हैं, गर्ल्स कितनी स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है ना खुल के सामने आता है, लेकिन इनइक्वालिटी खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो अनेबल है कि वो इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज़ को कैप्चर करे, यानी कि जो इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटी है ये भी बहुत ज़्यादा सेवियर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल लेवल इन्फॉर्मेशन नहीं है सारे इंडिकेटर्स के लिए। साथ ही यहाँ पे डेटा का भी जो है अवेलेबल यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिमिट है वो भी क्रॉस कंट्री कंपेरेबिलिटी जो कि एमपीआई में है, तो ये एस्टिमेट करता है, यानी कि जो एस्टिमेटेड प्रेजेंटेड है आर बेस्ड ऑन द पब्लिकली अवेलेबल डेटा, यानी कि जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है बस उसी के ऊपर यहाँ पे आपका एस्टिमेट देखने को मिलता है। सारे कंट्रीज़ के पास जो है ना सारा डेटा नहीं है सारे इंडिकेटर के बारे में, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि डेटा की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे कमी देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, कि साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पर 10 इंडिकेटर्स है, तो इसमें कौन कौन सी गोल्स को यहाँ पे टारगेट और अचीव किया जा सकता है। इसमें ये देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में इंटरलिंक है, और लोगों की जो डिप्रिवेशन है, यानी कि लोगों की जो यहाँ पे सुख समृद्धि का सामान उनको नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि सेम हाउस होल्ड अक्रॉस 10 इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे रिलेट किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है, यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फर्स्ट है पॉवर्टी, इसका टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। सेकंड जो है ज़ीरो हंगर, इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। थर्ड जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसको अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो ये भी देख सकते हैं। 6 है जो कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की जाती है, ये भी सही कर सकते हैं। 7 है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए, इसको भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। 11 है कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, इसको भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो टोटल आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसको कि हम लोग अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को सही कर ले, अपने इंडिकेटर में अगर परफॉर्मेंस को सही कर ले, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम लोग ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। अब इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव, मॉडरेट और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन देखने को मिलता है ग्लोबल एमपीआई वैल्यूज़ में, और जो कवरेज है जैसे कि आपका डीपीटी वैक्सीन में, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस वैक्सीन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव देखने को मिलेगा, मॉडरेट देखने को मिलेगा। 10 कंट्रीज़ की बात करें जो कि 60% यहाँ पे अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं ना तो उनको बहुत सारा टीका दिया जाता है, जैसे पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, हेपेटाइटिस वैक्सीन। 60% जो बच्चे हैं ना उनको इस तरीके का वैक्सीन नहीं दिया जाता। 40% जो बच्चे हैं वो अनवैक्सीनेटेड है, वो भी डीपीटी वाले में, यानी कि यहाँ पे डिप्थीरिया, टेटनस और यहाँ पे आपका जो पर्ट्यूसिस है, ये सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं। और 4 कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया है जो कि इस तरीके से जी रहे हैं। 40% बच्चे को यहाँ पे अनवैक्सीनेटेड रखा गया है, तो ये दुख की बात है। साथ ही साथ एमपीआई और एजुकेशन की बात करें तो सब सहारा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हायर परसेंटेज ऑफ पीपल्स है जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और इस ईयर ऑफ स्कूल में भी वो बहुत ज़्यादा पीछे है। रूरल अर्बन अगर डिवाइड की बात करें तो साउथ एशिया में 29% जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, अगर हम लोग रूरल एरिया की। साथ ही साथ अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट की बात करें तो जो गरीब लोग हैं, डिसएडवांटेज पीपल हैं, वो ज़्यादा यहाँ पे बर्डन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिट होते हैं। अगर इन्वायरमेंटल में किसी भी तरीके का डैमेज होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो आपको गरीब लोग को ही देखने को मिलेगी। आज की डेट में इतनी बारिश हो रही है, हर एक जगह आपको बाढ़ देखने को मिलेगा, चाहे हैदराबाद की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, आसाम की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, वेस्ट बंगाल की बात कर ले, तो कहीं पे भी अगर बाढ़ आता है ना तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग को ही प्रॉब्लम होती है, उन्हीं के घर बह जाते हैं, उन्हीं का जो है सारा सामान पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नाश होता है। चाहे अभी आप लोग देख रहे हो कि
अगर इस तरीके का हीट स्ट्रोक भी चलता है तो उसमें भी गरीब लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा सामना हो पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम बताई जा रही है। यहाँ पे आप लोग देखो कि उनको थ्रेट है इंडोर एयर पॉल्यूशन से, क्योंकि इंडोर एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉसिल फ्यूल वो लोग जो है वो सब इस्तेमाल करते हैं खाना वाना बनाने में, जो कि आपका काउडंग वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विमेन के लिए साथ ही साथ घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लैक ऑफ क्लीन वाटर, उनको पीने का पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.1 है वो यहाँ पे लैक करता है। अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन है, साफ़ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एमपीआई वैल्यूज़ और उनके चाइल्ड लेबर का, क्योंकि आप देखते हो जितना ज़्यादा गरीबी है उतना ज़्यादा चाइल्ड लेबर को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। हमारे कंट्री में चाइल्ड लेबर रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कानून है। इवन हमारे संविधान में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि 14 साल तक के बच्चों को जो है चाइल्ड लेबर नहीं कराना है। लेकिन फिर भी आज के डेट में आप लोग को देखने को मिलेगा, होटल वगैरह चले जाओ या फिर आप लोग फैक्ट्री वगैरह चले जाओ तो बच्चे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे, 6-7 साल के बच्चे भी काम करते हैं। उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग अच्छी जगह चले जाते हो, अच्छी जगह भी नहीं, रोड पे निकलते हो तो बच्चे को आप लोग देखते होंगे कि बलून्स वगैरह लेके दौड़ते हैं या फिर कुछ भी बेचने वाले लेके दौड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इतने बच्चे हैं, वो चाइल्ड लेबर में ही तो आपका आ गया ना कि बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो ये गरीबी का ही एक खेल है। कहते हैं ना कि पोवर्टी इज़ द कॉज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज़ द कॉज ऑफ पोवर्टी। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको डिफाइन कीजिए कि आपको क्या लगता है कि गरीबी के कारण पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है या फिर पॉपुलेशन के कारण गरीबी बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरीबी के कारण जो है चाइल्ड लेबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपकी जो ये आर्टिकल थी ये आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेटा है जो कि आपके डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जितना दिल खोल के लिख सकते हो, जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो ये सारे डेटा को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि बात कर रहे हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन रेलवे। तो देखेंगे ईच एंड एवरी फैक्टर्स देखेंगे। प्राइवेट पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा बात किया जा रहा है हमारे कंट्री में। स्पेस प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम लोग देख चुके थे लास्ट मंथ में। आज हम लोग रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये इनवाइट किया गया है प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए कि वो यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन सर्विस है उसको ऑपरेट करने के लिए वो यहाँ पे अपना भागीदारी दे सकते हैं। और 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर ऑफ रूट्स जिसमें कि 151 मॉडर्न ट्रेन को इस्तेमाल किया जाएगा और एग्जिस्टिंग यानी जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में जो है यहाँ पे आपका 151 जो है मॉडर्न ट्रेन को इस्तेमाल किया जाएगा। आइए कुछ बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं हमारे इंडियन रेलवे के बारे में। हमारा जो इंडियन रेलवे है वो लार्जेस्ट पैसेंजर एंड 4th लार्जेस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्टिंग रेलवे सिस्टम है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही है जो कि आपका पैसेंजर ट्रेन देखने को मिलता है कि जो पैसेंजर जो है हमारे द्वारा जो यूज़ किया जाता है वो ट्रेन बहुत ही लार्ज मात्रा में यूज़ किया जाता है। और फ्रेट के हिसाब से देखें जो कि मालगाड़ी है तो वो वर्ल्ड में हम लोग 4थे नंबर पर आते हैं। एक कमेटी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं कि विवेक देब्रॉय कमेटी, जो कि 2015 में बनाया गया था। उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि प्राइवेट अगर एंट्री हम लोग करेंगे दोनों में, पैसेंजर ट्रेन में और फ्रेट ट्रेन में जो कि मालगाड़ी है, तो ये अलाउड करना चाहिए प्राइवेट को। तो ये प्राइवेट को अलाउ करने के लिए जो है विवेक देब्रॉय कमेटी जो है बहुत ज़्यादा अपना सहमति दिखाए थे। जो आइडिया था इस तरीके का लाने का कि इससे क्या होगा ना कि कंपटीशन बढ़ेगा इंडियन रेलवे में, और कंपटीशन बढ़ेगा तो ये आपका लिबरलाइजेशन के थ्रू बढ़ेगा ना कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू बढ़ेगा। और इसमें क्या है ना कि हम लोग न्यू ऑपरेटर को एंट्री दे सकते हैं जिससे कि हमारा इंडियन रेलवे का जो ग्रोथ है वो बेटर तरीके से हो पाएगा, सर्विस इंप्रूव हो पाएगी, लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह दिया जाएगा। साथ ही पैसेंजर्स भी वो यहाँ पे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकते हैं, पे करेंगे उनको अगर उनको गारंटी दिया जाए, बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रैवल दिया जाए, ईज़ ऑफ एक्सेस दिया जाए, तो इससे क्या है ना कि लोग भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो फ्लाइट की यात्रा, ठीक है, फ़्लाइट में जब आप लोग बैठते हो तो आप लोग इतना ज़्यादा पे करते हो, क्यों पे करते हो? क्योंकि आपको वहाँ पे सर्विस अच्छी मिलती है, आपका टाइम कम लगता है और सिक्योरिटी है आपकी, सारी चीज़ जो है आपको सही लगता है। ट्रेन में क्या होता है कि आपके सामान लगेज चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि 12 घंटे की ट्रेन जो है 18 घंटे में पहुँच रही है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग नहीं चाहते हो, ऑब्वियस नहीं चाहते हो आज के डेट में, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाइफ हो चुका है। तो इस फास्ट लाइफ में आप लोग को सब कुछ ईज़ होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे आपका प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ये भी आपका हो सकता है। कंसिक्वेंटली अगर हम लोग देखें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि IRCTC है, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, और यहाँ पे पायलट तेजास जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपका फर्स्ट ट्रेन है जो कि अलाउ किया गया है कि नॉन रेलवे ऑपरेटर के थ्रू कि वो इसको रन करे।
तो ये याद रखना है आपसे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये तेजस ऑपरेशन है जो कि फर्स्ट ट्रेन है, अलाउ किया गया है नॉन रेलवे ऑपरेटर के द्वारा कि इसको रन करे। ठीक है, आइए यहाँ पे इनबॉक्स पहले देख लेते हैं कि हम लोग को ये क्यों ज़रूरत पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इंडियन रेलवे की बात करें तो कुछ यहाँ पे चैलेंजेस आपका फेस किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज के डेट में जो डिमांड है वो डिमांड पूरा नहीं हो रहा है। अगर हम लोग रेलवे बोर्ड के हिसाब से देखें तो 5 करोड़ जो यहाँ पे पैसेंजर्स हैं उनको एकोमोडेट नहीं मिलता है 2019-20 में जो वो कैपेसिटी चाहते हैं। 13.3 ट्रैवल डिमांड है इन एक्सेस ऑफ सप्लाई, जो समर और फेस्टिवल सीजन में देखने को मिलेगा। आप लोग देखते हो एक फ़ोटो, आप लोग एक फ़ोटो क्या कई फ़ोटो आप लोग देखते हो कि जब ट्रेन चलती है और जब कुछ एग्ज़ाम होता है, जब कुछ फेस्टिवल होता है, तो लोग लटक के जो है ना डोर साइड से या फिर ट्रेन के ऊपर ही बैठ के वो आते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि लोगों को बैठने का सीट नहीं मिलता है। वो पेमेंट तो एक ही जैसा करते हैं, सबको सीट खरीदते हैं, लेकिन सीट देखने को नहीं मिलता। समटाइम्स आपको ये देखने को मिलेगा कि जितना डिमांड है उस तरीके का जो है सप्लाई नहीं होता है। एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन्स भले ही चलाया जाता है कोई कोई फेस्टिवल के दौरान, बट फिर भी लोग जो है ना उनको उस तरीके का जो है नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, जो ट्रेन आप लोग जो है 25 साल 30 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे और जो फैसिलिटी आपको उस समय 30 साल पहले मिल रहा था वो आज की भी डेट में सेम देखने को मिलेगा। सर्विस की तो बात क्या करूँ, पुअर सर्विस है। अगर आप लोग लोकल ट्रेन जनरल ट्रेन में जाते हो या फिर आप लोग एसी बॉगी में ही क्यों ना चले जाओ, एसी 3 टियर में जाओ, सेकंड टियर में जाओ, आपको बहुत गंदगी देखने को मिलेगा, साफ़ सफाई बहुत कम, चूहे दौड़ते हैं। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एसी 2 टियर में थी मैं, तो वहाँ चूहे दौड़ रहे थे। अब आप बताओ, क्या आप इतना पेमेंट करते हो, इतना आप देते हो पैसे एसी 2 टियर के, लेकिन आपको उस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिलता है। मैं बेंगलोर जा रही थी, वो भी दुरंतो से, तो उस तरीके के खाना नहीं मिल रहे थे, बहुत अजीब था, टेस्ट भी बहुत अजीब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चावल जो है ना वो 2-3 दिन पुराने थे, 1-2 दिन तो पक्के पुराने थे, क्योंकि फ्रेश चावल की वो टेस्ट ही नहीं थी। तो आप लोग समझ सकते हो सेफ्टी इशू है। मैं कई बार तो आपको देखने को मिलता है कि लोगों की जो है सामान वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। इवन लड़कियां भी सेफ़ नहीं होती है, बहुत छेड़खानी वगैरह भी होता है। और डिले का तो कहना ही नहीं है, इतने लेट होते हैं। इवन आप लोग समझ सकते हो कि राजधानी भी समटाइम्स डिले हो जाता है, दुरंतो भी कम समटाइम्स डिले हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मैं बैंगलोर पहुंच गई थी, लेकिन 1 घंटे डिले कर दिया था वो स्टेशन में इन कराने में। तो आप लोग समझ सकते हो कि 1 आवर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे दुरंतो से, बट क्या ही कर सकते, देखने को मिला था। तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, टाइम के साथ कहते हैं बदल जाना चाहिए, बट हमारा इंडियन रेलवे नहीं बदला है। मॉडल शेयर ऑफ रेलवे आप देखोगे तो ये आपका डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होने के बावजूद भी मोर देन रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे जो है ना अपनी शेयर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। आज के डेट में रेलवे आपको उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा कि शेयरिंग में। जो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा एनालिसिस किया गया उसमें ये देखने को मिला है ना कि अदर मॉडल्स ऑफ जो ट्रैवल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। साथ ही पैसेंजर सर्विस अगर हम लोग देखें इंडियन रेलवे का, तो वो कहीं ना कहीं लॉस हो गया है। अगर हम लोग क्रॉस सब्सिडी पैसेंजर्स का देखें लो कॉस्ट ट्रेन में, वो भी हायर फ्रेट टैरिफ में, तो ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि हमारे जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जो मालगाड़ी का ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे राकेश मोहन कमेटी है, उनके द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था कि इंडियन रेलवे जो है ओवर द पास्ट डिकेड, यानी कि 1991 से 2002 में देखें तो बहुत सारे साइकिल में जो है वो यहाँ पे नीचे गिर गए। जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, और रिसोर्सेज की कमी देखने को मिल रही है, कर्ज में बहुत ज़्यादा इंडियन रेलवे है, साथ ही यहाँ पे कस्टमर सर्विस बहुत बेकार है, और जो इकॉनमीज़ है वो यहाँ पे आपका एकदम तेज़ी से जो है बर्बाद होते जा रहा है, डिट्रॉइट होते जा रहा है। तो ये सारा रीजंस है जिसके थ्रू ये बताया गया है ना कि अभी जो है हम लोग को ज़रूरत है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिसेंट स्टेप क्या लिया गया है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट इनिशिएटिव होगा ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, जो कि रनिंग पैसेंजर ट्रेन के ऊपर लिया जा रहा है, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 30,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आपका इंट्रोड्यूस करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे ट्रांजिट टाइम है वो यहाँ पे कम हो सके, जॉब क्रिएशन यहाँ पे हो, और सेफ्टी यहाँ पे बढ़ सके, साथ ही वर्ल्ड क्लास जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो पैसेंजर को मिल सके। डिमांड सप्लाई जो यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से डिमांड है पैसेंजर का ट्रेन का, उस हिसाब से यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको कट डाउन कर सके। 109 जो ओडी पेयर्स है वो यहाँ पे आपका बनाया जाएगा, वो भी 12 क्लस्टर्स में इंडियन रेलवे नेटवर्क में। तो हर एक ट्रेन जो है उसमें मिनिमम आपके 16 कोचेज़ होंगे, और ट्रेन को यहाँ पे इस तरीके से आपका डिज़ाइन किया जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक में 160 किलोमीटर पर आवर दौड़ने के लिए जो है ना, हमारे रेलवे ट्रैक भी उस तरीके के सॉलिड होना चाहिए, और ट्रेन भी वैसे ही होनी
होनी चाहिए। बट देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ये आपका जो है एक टारगेट लगाया गया है। इन्विटेशन अगर हम लोग देखें तो ये आपका मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत इसको रखा गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग प्राइवेट एंटिटीज़ के देखें तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि फाइनेंस करेंगे। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ला रहे तो पैसे के लिए ही ला रहे, सबसे पहला बात यही होता है। उसके साथ साथ आपको बेटर ऑपरेशन देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करें प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा तो यहाँ पे की कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिसमें कि इनका वैल्यू एडिशन होता है, जैसे कि पंक्चुअल होते हैं, पंक्चुअलिटी देखने को मिलेगा, देर वगैरह जो बहुत डिले हो जाता है ट्रेन आपका, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, रिलेबल हो पाएगा। और अब कीप ऑफ ट्रेन होगा, यानी कि बिल्कुल ही टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट फर्म्स जो है ना उनके पास ये होता है कि वो अपने फेयर्स और स्टॉपेज को वो डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास बास्केट ऑफ सर्विस है जो कि इस ट्रेन में वो ऑफर करेंगे। इंडियन रेलवे का क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इंडियन रेलवे की अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो जो ड्राइवर और जो गार्ड है ट्रेन के वो यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल्स होंगे जो कि यहाँ पे ट्रेन को ऑपरेट करेंगे और ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर को वो यहाँ पे मेंटेन करेंगे। यानी कि जो रेलवे ट्रैक है वो हमारे इंडियन रेलवे के हाथ में है। साथ ही साथ जो ट्रेन की जो यहाँ पे मेंटेनेंस और ट्रेन का जो खर्चा है, फाइनेंस है, वो यहाँ पे जो है ना प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो सेफ्टी क्लियरेंस ऑफ ट्रेन है वो यहाँ पे रेलवे के ही द्वारा सिर्फ और सिर्फ दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि वो 35 इयर्स के लिए जो है ये सारी ट्रेनों को वो रन कराएं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है रेवेन्यू जो यहाँ पे आपका जनरेट होगा उसको शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ गए कि इंडियन रेलवे के हाथ में क्या है, प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में क्या है। अब इस मूव के अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट है, बर्निंग टॉपिक था, बहुत ही आपको फॉर अगेंस्ट देखने को मिला होगा, डिबेट डिस्कशन बहुत ही भर भर के हुआ था न्यूज़ चैनल में। तो इसके अगेंस्ट में जो यहाँ पे आर्गूमेंट है ना उसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपका मीन्स में बनता है वो क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बनता है। और क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका आर्गूमेंट क्यों किया जा रहा था, सबसे पहला जो आज के डेट में हमारे इंडिपेंडेंट देखने को मिलेगा इंडियन रेलवे है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। यानी कि जो रेगुलेटर थे इंडियन रेलवे का वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अब यहाँ पे अप्रहेंशन क्या है कि प्राइवेट कंपनीज़ यहाँ पे आपका इंक्लूड हो गया है। प्राइवेट कंपनीज़ जो इंक्लूड हो गया आपको समझ में आता है कि वो प्रॉफिट पे काम करते हैं। और इंडियन रेलवे को अगर हम लोग प्रॉफिट पे काम करने के लिए देख ले तो हमारे इंडियन पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा। तो ये काम तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हम लोग काउंट होते हैं, यहाँ पे पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अधिकतर लोग आप देखोगे कि इंडियन रेलवे को ही इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं भी आने जाने के लिए, इवन डेली के लिए भी जो अप डाउन करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस का, तो वो भी यहाँ पे इंडियन रेलवे ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करना, इससे क्या होगा कि फेयर भी इंक्रीज़ हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है ना अभी क्या बोल रही थी मैं भूल गई, साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे हाँ जो प्रॉफिट का यहाँ पे फंडा है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है, तो फिर इससे कहीं ना कहीं लॉस होगा। रेलवे जो है एक पब्लिक सर्विस है। राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा ये पॉइंट आउट किया गया था कि जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है रेलवे को प्राइवेटाइज करने का वो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट रहा है और कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है। जब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया कि जब ब्रिटेन प्राइवेटाइज किए थे अपने रेलवे को, तो इसमें क्या हुआ था ना कि एसेट का ऑफलोड हो गया था। जैसे कि ट्रैक अगर देखें, रूट्स वगैरह देखें, तो ये अंडर इन्वेस्टमेंट में चला गया था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था और वो यहाँ पे अंडर इन्वेस्टमेंट में चल गया था। तो यानी कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सही नहीं रहा। तो ये अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि इंडियन रेलवे को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है उससे यहाँ पे रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं देखने को मिलेगा, अनफेयर कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। रेलवे की अगर बात करें तो क्रॉस सब्सिडी पैसेंजर फेयर्स जो है वो यहाँ पे फ्रेट रेवेन्यू के ही द्वारा आता है। आप लोग रेलवे में अगर देखोगे ना, जो पैसेंजर ट्रेन चलता है और जो रेलवे यहाँ पे मालगाड़ी चलता है, तो मालगाड़ी से जो है इंडियन रेलवे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन से जो है ना इंडियन रेलवे को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका फ्रेट रेवेन्यू जनरेट होता है उसी से जो पैसेंजर फेयर्स है वो यहाँ पे आपका क्रॉस सब्सिडीज़ होती है। और इससे क्या आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये आपका कॉस्ट प्राइसिंग लो होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हम लोग जो है मेनली जो इंडियन रेलवे का यहाँ पे एम है कि यहाँ पे लोगों को सहायता प्रदान करना, लोगों को जो है ना एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए एकदम सस्ते से सस्ते दाम में उनको जो है फैसिलिटी मुहैया कराना, तो वो एक मेन एम है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि जितने भी मालगाड़ी से जो इंडियन रेलवे पैसे कमाते हैं, तो इसी के चक्कर में जो है ना यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन की जो फेयर्स है वो कम रहते हैं। हाई सैचुरेशन है, ओवर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी हो सकता है पॉपुलर रूट के ऊपर। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो क्या ये फ्री रह सकता है, एनफ कैपेसिटी के साथ वो फ्री रह सकता है कि नहीं रख सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। डेडिकेटेड फ्री आपका जो है ना यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि ऐसे रेलवे लाइन होंगे आपका जहाँ पे सिर्फ आके मालगाड़ी दौड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगा, तो उसको कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर।
अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी तरीके से हम लोग इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट के हाथों नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ बेटर यूटिलाइजेशन करना है। आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग को बेटर यूटिलाइज करना है। जो प्रायोरिटाइज है वो यहाँ पे आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में होना चाहिए, जिससे कि हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें। साथ ही जो फेयर स्ट्रक्चर और जो सब्सिडीज़ है उसको रेशनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जो क्वालिटी और जो लेस कॉस्ट है उसको इंश्योर करना होगा, क्योंकि प्राइवेट आप लोग को पता है प्रॉफिट में होते हैं। वो सर्विस अच्छा देते हैं, वो फैसिलिटी अच्छा देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपसे पैसे का भी डिमांड अच्छा करेंगे। तो अगर पैसे का डिमांड अगर बढ़ गया, आप लोग सोचिए कि हमारे इंडियंस जो है वो फ्लाइट में नहीं ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर ट्रेन की भी फेयर्स इस तरीके से बढ़ जाए तो फिर लोग जाए तो जाए कैसे, और जाए तो जाए ट्रैवल करे तो करे कैसे, फिर उनके जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि प्राइवेटाइजेशन हम लोग इंक्लूड तो कर रहे हैं इंडियन रेलवे में, बट इंडियन रेलवे में जो कॉस्ट है ना वो बढ़ना नहीं चाहिए, और क्वालिटी को यहाँ पे बेटर तरीके से रखना चाहिए। बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे लोकोमोटिव का और कोचेस का मैन्युफैक्चर करने के लिए। लोकोमोटिव्स आप लोग देखते होंगे कि जो ट्रेन के आगे वाला जो इंजन होता है ना, इस तरीके से उसको हम लोग यहाँ पे लोकोमोटिव्स कहते हैं। साथ ही साथ दूसरा मेथड ये है, एफिशिएंसी को इंश्योर करना चाहिए और डिफरेंट ऑपरेटर्स हो जो कि यहाँ पे मैनेज करे, उसको ओन करे, और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रेलवे में, जैसे कि रोलिंग स्टॉक है, ट्रैक है, स्टेशन है, पैसेंजर सर्विस है, कैटरिंग, क्लीनिंग, तो ये सारी चीज़ें बेटर तरीके से होनी चाहिए, फर्दर कोई कंप्लेन ना हो। ओके, तो ये बातें कही गई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि 40 मिनट्स ऑलरेडी हो चुकी है। और ये डिस्कॉम को प्रायोरिटाइज करने का जो यहाँ पे बात है, ये भी आपकी आर्टिकल थोड़ी लेंदी है, डिटेल में समझना होगा। अगर मैं अभी स्टार्ट करूँगी तो 1 घंटे का फिर लेसन हो जाएगा, और फिर आप लोग की कंप्लेन आने लगेगी कि मैम इतना लंबा लेसन मत लिया कीजिए। तो आप ही लोग की मैं मेजोरिटी जो यहाँ पर डिमांड करते हैं आप लोग कि 40 मिनट्स तक जो है लेसन सही रहता है, तो इसलिए आप ही लोग के डिमांड के हिसाब से मैं अब 1 घंटे की लेसन नहीं लेती हूँ। नहीं तो मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे नहीं ले सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, मैं उस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारे लेसन बस आप ही लोग के लिए आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को किसी भी तरीके से बर्डन फील ना हो कि 1 घंटा आपका चला गया, 2 घंटा आपका चला गया। नहीं, आप लोग अपना सारा पढ़ाई करते हुए जो है मेरे जो लेसन है उसको भी आप लोग इंक्लूड करके देख के चलते जाओ, ठीक है। तो प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम हम लोग नेक्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन पूछी उसके आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो उसके लिए मुझे मोटिवेट कर दीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए बस आप लोग को लाइक करना है और शेयर करनी है। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट लेसन भी पढ़ो, यहाँ पे प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम पढ़ो, तो इसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना ही होगा, तभी आप लोग को जब भी मैं अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगी। अदरवाइज़ फिर आपका ये लेसन मिस भी हो सकता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।